Hello students, today we are going to start the 11th class topic, and what is the name of that topic? Electromagnetic wave theory. आज हम 11th क्लास का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ओके, तो इस थ्योरी को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस थ्योरी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें दिए गए थे उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दिस थ्योरी रिमूव्स द, ये बात ध्यान रखनी है, दिस थ्योरी रिमूव्स द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, तो उसके ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए ही इस थ्योरी का यूज किया जाता है। और इस थ्योरी में क्या किया था कि जो रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को कम करने की कोशिश की गई थी। दिस थ्योरी was put forward by जेम्स, और ये ध्यान रखें किसके द्वारा की गई थी, ये बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864 में ये थ्योरी दी गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी we study the nature of light। डियर स्टूडेंट, इस थ्योरी की मदद से हमें क्या पढ़ने में मदद मिलती है? नेचर ऑफ लाइट, कि नेचर है जो लाइट का वो किस प्रकार का होता है। इस थ्योरी के माध्यम से ही हमने सबसे पहले समझने की कोशिश की थी, और ये थ्योरी फर्दर आगे चल करके इसमें कुछ और पॉइंट ऐड ऑन किए थे। वो जेम्स जो प्लांक्स है उन्होंने इसके अंदर कुछ पॉइंट ऐड ऑन किए थे। तो चलिए इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज considered as light moves in the form of radiation, or we can say wave, hence the energy called as radiant energy। उन्होंने जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है, उन्होंने सबसे पहले पोस्टुलेट में बताया था कि जो लाइट है, यानी कि लाइट को एक प्रकार से एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी की फॉर्म होती है, कि जो लाइट है या एनर्जी है वो किस फॉर्म में चलती है? रेडिएशन की फॉर्म में, यानी कि वेव की फॉर्म में मूव ऑन करती है। और उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बताया? रेडिएशंस which consist electric and magnetic field are perpendicular to each other.
and perpendicular to direction of propagation. अब सेकंड पोस्टुलेट में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बताया था, उन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है यानी जो वेव्स हैं वो क्या क्या कैरी करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो इसको आसानी से समझा जा सकता है कि वो किस प्रकार से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, सिंपल, अगर हम शो करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम मान लेते हैं दैट इज और इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर देखने की कोशिश करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, और दे आर परपेंडिकुलर यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जिस साइड में हमारी वेव जा रही है उस साइड के भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। ये अगर रेडिएंट एनर्जी का हमें रेडिएशन का एक ग्राफ बनाते हैं, रेडिएशन का ये एक प्रकार से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज क्लियर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड पोस्टुलेट्स। The wave character and radiation moves with the speed of light। जो रेडिएशन है वो वेव कैरेक्टर को फॉलो करता है और क्या करता है, जो रेडिएशन है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, विच इज स्पीड ऑफ लाइट। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से हमारा जो क्या है रेडिएशन है वो मूव करता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में हम बात करते हैं, रेडिएशंस requires no medium for their propagation, यानी कि radiation can move in a vacuum। मतलब क्या है कि रेडिएशन को यानी कि जो वेव्स हैं उनको मूव करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वो किस में भी मूव कर सकते हैं, वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। एग्जांपल आपका सन रेज होते हैं, सूरज की जो रोशनी होती है वो स्पेस के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता, ना वहां पे गैस होती है, ना सॉलिड होता, ना लिक्विड होता, लेकिन वो रेज फिर भी क्या करती हैं, सूरज से हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, प्रोपेगेट होती हैं। तो रेडिएशन को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रेडिएशन कैन मूव फ्रीली इन विदाउट एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के बगैर ये मूव कर सकता है। आइए अब चलते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर वेव को जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हमें पता चलता था कि इस थ्योरम से हम समझ सकते हैं कि रेडिएशन है या जो हमारा एनर्जी है वो वेव फॉर्म में मूव ऑन करती है। तो वेव फॉर्म में मूव ऑन करती है, तो वेव फॉर्म को जानने के लिए सबसे पहला हम जो मेन पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं दैट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crusts और troughs। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लैम्डा वर्ड बोला जाता है, लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एंड मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। इन सब के अंदर इसी के अंदर इनको मेजर कर लिया जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि वेवलेंथ कैसे होती है। अगर मानते हैं हमारी कोई भी वेव है, ठीक है, तो इसके एक कंसेक्यूटिव क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, इस प्रकार से वेव चलती जाएगी, यानी कि एक क्रस्ट बनाएंगे, एक ट्रफ, एक क्रस्ट, एक ट्रफ, एक क्रस्ट, एक ट्रफ, इस प्रकार से मूव करते जाएंगे। तो अगर इसके अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये क्या हमारी एक क्रस्ट है, ये क्या हमारी ट्रफ है। तो यहां से यहां तक यानी कि ये हमारी क्या हो गई है, लैम्डा, यानी कि एक वेवलेंथ हो गई है। अगर इसको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम के अंदर तो 1 एंगस्ट्रॉम हमारा कितना होता है, 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर, और यू कैन से 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगर नैनोमीटर की बात करते हैं तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अगर 1 पिकोमीटर की बात करते हैं 10⁻⁻12 पिकोमीटर। दैट इज द वैल्यू ऑफ आवर डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में। It is the total number of wave passing from a point in 1 second। सिंपली और आसान टर्म्स में समझना स्टूडेंट कि वेवलेंथ तो क्या हुई थी हमारी, एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती थी उसी को हमने क्या बोला था, वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि हमने कोई फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक है, इससे 1 सेकंड में कितनी हमारी वेव्स हैं वो पास कर जाती हैं 1 सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास करती है वही उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज इस वर्ड को बोलते हैं नू, नू वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मेजर्ड इन हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड, और सिंपली बोल सकते हैं पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम पर सेकेंड में मेजर करते हैं तो आप समझ सकते हैं 1 हर्ट्ज हमारा कितना हो जाता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 साइकिल पर सेकेंड हमारा क्या हो जाता है, 1 हर्ट्ज हो जाता है। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज
को मेजर करने के लिए, इट इज द टोटल और टोटल लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में एक वेव ने कितनी लीनियर डिस्टेंस कवर कर ली है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज presented by C and measured in मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है C के द्वारा। दैट इज द वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टर्म दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव क्या मतलब क्या होता है? इज द हाइट ऑफ ए crest और डेप्थ ऑफ ए ट्रफ। अगर हमें एक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं और इस प्रकार से, जो टोटल हाइट है, यानी कि जो ये हमारी हाइट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस टोटल जो ट्रफ है, इसकी जो हाइट डेप्थ है, उस डेप्थ को भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। इट इज मेजर्ड इन लेंथ। जो लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है, उसी में इसको मेजर किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ए के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट टर्म और जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज सो सिंपल फॉर यू एंड वेरी इजी। नेक्स्ट टर्म हम स्टडी करते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल टर्म में याद करना है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का उल्टा ही हमारा क्या होता है, वेव नंबर होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज जो हमने वी बनाया था, इसको बोलते हैं नू बार। ठीक है, नू बार। और ये क्या हो जाता है, वेव नंबर अगर हम बात करते हैं, दैट इज 1 बाई लैम्डा। इट इज मेजर्ड इन लेंथ क्वांटिटी। लेंथ क्वांटिटी। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट हैं वेव नेचर के, उनके बारे में हमने डेफिनेशंस हैं और उनके सिंबल्स हैं, उनको हमने समझ लिया है। सो अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो बोर कॉन्सेप्ट है, बोर कॉन्सेप्ट के बारे में और प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।